सब लोगों को हेलो। आज से हम लोग हिंदू के ट्यूटोरियल का सेशन शुरू कर रहे हैं और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा ऑलमोस्ट। अब समस्या ये है दो तीन चीजों में कि रीडिंग कैसे की जाती है। ये तब जब हमारा वर्ड पावर कमजोर है या फिर हम बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं लैंग्वेज को लेकर, हमें पढ़ने में डर लगता है। उसी डर को दूर करने के लिए हम लोग अभी आज से ये सेशन शुरू कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए, एक दो चीजें बहुत बेसिक होती हैं, क्योंकि एक बात जानिए आप कि रीडिंग एक हैबिट है। हैबिट एंड अनडाउटेडली जितने भी गुड हैबिट्स हैं उनको डेवलप करने में आपका परसिस्टेंस काम किया है, आपकी कंटिन्यूटी ने काम किया है और आपके एक जुनून ने काम किया है। अगर आपके चारों तरफ के लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो आपको ग्रामर पढ़ना है, और दूसरी तरफ मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर अंग्रेजी सीखनी है तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करनी है, तो सबसे पहले इस चीज के नीड को आप समझिए। नीड कि आपको दोनों में से जरूरत क्या है, क्योंकि आधे अधूरे मन से तो परसिस्टेंस नहीं आएगा। आपने आज के पहले कभी पेपर शुरू किया होगा, किसी ने कहा तो, और आपका जो प्रोसेस वो बताया गया था वो इतना अटपटा था कि पहले आप अननोन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अननोन वर्ड्स होते कितने हैं किसी भी राइटिंग के पीस में? 10, 15, 20? अगर मैं इस राइटिंग के पीस को लूं जिसमें वर्ड्स हैं, इसमें अगर आप अननोन वर्ड्स खोजो तो बहुत भी बुरा होगा तो 20 से 25 मिलेगा, और इसमें वर्ड्स कम से कम 500 से प्लस हैं। अब आप अगर सोचिए अपने दिमाग में कि क्या उस 20 वर्ड ने 480, अगर मान लो कि 500 वर्ड है, 480 वर्ड को उसने बर्बाद कर दिया, या वो 480 वर्ड मेरे को इन 20 वर्ड को हैंडल करा देता? देखो, दो चीजें होती हैं, वर्ड्स को हैंडल करना और वर्ड्स का मीनिंग जानना, ये दोनों अलग हैं। क्योंकि रीडिंग का आपका डर इस बात पे चल रहा है कि आपका वर्ड पावर कमजोर है, और आप अगर खुद अपने आप से पूछो कि तुम किसी लड़के से 500 वर्ड पूछ रहे हो और वो 480 वर्ड का मीनिंग बता रहा है, तो क्या उसका वर्ड पावर कमजोर है? आप पूछो अपने आप से। अगर तुम किसी से 500 वर्ड पूछो और वो 480, 475 का मीनिंग बता रहा है, तो आप ये मान के चलोगे कि उसका वर्ड पावर अच्छा है, वो 20 वर्ड उसको नहीं आते थे। सेम कंडीशन तुम्हारे को अप्लाई होता है यहां भी, बट दो कारण था कि तुमको ट्रांसलेशन के थ्रू मीनिंग निकालने को बताया गया, एक कारण ये। और जब ट्रांसलेशन करना शुरू करोगे तो तुमको हर वर्ड के मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, हर वर्ड के मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम्हें एक ट्रिक समझना होगा कि तुमको अगर समझना है, तुम अपनी मातृभाषा में समझो, कौन रोक रहा है? मैं भी समझता हूं मातृभाषा में ही, लेकिन मैं ट्रांसलेट नहीं करता, मैं उसको समझता हूं। क्योंकि जब ट्रांसलेशन करनी होगी ना तो तुम्हें बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो गए, और हमने आज तक बचपन से स्कूल में हमको सेंटेंसेज को जो ट्रांसलेट करवाए गए थे वो बहुत छोटे छोटे थे, बहुत सिंप्लीफाइड सेंटेंसेज थे। दूसरी है कि तुमने आज तक अगर ग्रामर में भी पढ़ा होगा तो हमारे ग्रामर के राइटर्स, सो कॉल्ड टीचर्स, बताते हैं कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, उसमें वर्ड होते हैं बट मीनिंग निकलता है सेंटेंस का। और तुम्हारे नजर में सेंटेंस को अगर तुम उसका मीनिंग समझना समझना चाहोगे, ट्रांसलेट करना नहीं,
तो तुम आराम से कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद समझ सकते हो। उसमें अगर मैंने, सोचो जरा कि अगर मैंने एक एक हिंदू का आर्टिकल लिया, और अब ध्यान रखिएगा कि मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, यूट्यूब पे देखा है मैंने कि बहुत सारे आर्टिकल्स डेली वेजेस पे, डेली पे दिया जाता है। ये आज का एडिटोरियल है। पहली बात तो ये कि उसमें जो काम करते हैं उन्होंने लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बता दिया अर्थ। मेरे को एक बात बताओ, तुम अगर अंग्रेजी के लिए पढ़ रहे हो तो उनका ये काम करना कहां काम करेगा? मीनिंग डिक्शनरी में है, उन्होंने मीनिंग बता दिया, उन्होंने सेंटेंस पढ़ के बता दिया, तुमको रीडिंग कैसे आएगी? इसीलिए याद रखिए, मैं तुमको हाउ टू रीड सिखा रहा हूं, इन आर्टिकल्स के थ्रू तुमको हाउ टू रीड सिखा रहा हूं, ना कि मैं तुमको यह बोल रहा हूं कि तुमको मीनिंग आना जरूरी है। तुम मीनिंग कुछ भी निकालो, कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम अपना मीनिंग जैसे भी होता है। जस्ट अ मिनट, तुमको मीनिंग जो भी निकालने का है, तुम अगर वो शब्दों को टारगेट अगर छोड़ दो कि इस शब्द का मीनिंग नहीं आता, इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, क्योंकि हम अपनी रीडिंग में करते क्या है ना कि हम ये डिसाइड करते हैं पढ़ने के समय में कि हमें क्या क्या नहीं आता। अब अगर मैं इस बात को लेके दुखी हूं कि अंबानी की तरह मेरे पास प्राइवेट जेट नहीं है, तो मैं अपने आप को गरीब मानूंगा। अब आपको अंबानी की तरह लोगों ने बता दिया कि इन चीज को जब करो तो आपको एक्सट्रापोलेशन का भी मीनिंग आना चाहिए, तो लोगों ने आपको सिर्फ सीधा कंपेयर करना सिखा दिया अंबानी से, और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को। तो अपने आपका बिजनेस ठीक से चले, वो कुछ दिन तक चले, उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई करो। चेरी ये है, चेरी ये नहीं है कि फर्स्ट डे कोई आता है और तुम्हारे को बोलता है कि तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो, तुमको अंबानी की तरह शुरू करना चाहिए। भाई नॉट पॉसिबल। इसीलिए देखो, इसका प्रोसेस ये होगा कि आपके हिंदू के पेपर में एडिटोरियल पेज में 2 एडिटोरियल होते हैं बाएं तरफ में, और 2 आर्टिकल होते हैं। मैं उन दोनों एडिटोरियल, दोनों आर्टिकल को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, तो अदरवाइज फिर तुम्हारे पढ़ने का कोई स्कोप नहीं बचेगा। और इसी एडिटोरियल के बेस पे, चाहे वो चारों 2 एडिटोरियल और 2 आर्टिकल के बेस पे, कहीं से भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, वो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड होगा, कंप्रीहेंशन होंगे, कुछ और होगा। और तुम उस एडिटोरियल को अपने सामने में रखो, और पक्का है कि जहां से मैंने पूछा है वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो तुमको समझना है। तुम कोशिश करो, क्योंकि देखो, तुम अगर न्यूज़पेपर, लोगों ने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूं कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो सीखने की कोशिश कर रहे हो, तुमको बस यही आता है कि हमसे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, समझ में तो आ ही रहा था। वही चीज मुझे बताना है, तुम उनको पढ़ो जहां से ये तुम्हारे पास ट्यूटोरियल होगा, तुमको दिखाई पड़ेगा कि यहां से क्वेश्चन बनाया हुआ है, तुम उसको सॉल्व करो, और अगर ऑप्शन तुमने सही सॉल्व किया तो अनडाउटेडली तुमने उस बात को ठीक से कोशिश की, क्योंकि तुम्हारी कोशिश जरूरी है। तब जब मैं ना उनको पढ़ूं, तब जब मैं ना बताऊं। अब हम लोग आते हैं थियरी के अलावे। आपके पास जो मैं एडिटोरियल आपको दे रहा हूं, उसका पहला अभी लिखा हुआ है, पहला एडिटोरियल है टेस्टिंग टाइम्स। एक काम करना, हमेशा जब भी पढ़ने को, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए पढ़ो, तो इन चीजों को जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि ये तुमको आने वाले, तुम न्यूज़पेपर में जब भी पढ़ते हो ना, तो याद रखना, तुम हेडलाइन से पढ़ते हो, और जो हेडलाइन तुमको काम लायक लगता है उसी को तुम पढ़ते हो। तो इसको तो तुमको पूरा समझना है, तो तुम इसको एक पढ़ लो ताकि तुमको आइडिया लगे कि क्या लिखा हुआ है उसमें। देखो क्या लिखा हुआ था, अगस्त फॉरेन ट्रेड नंबर्स आर वरीसम येट होल्ड सम प्ले होप।
अब जरा इसको मेरे को समझने की जरूरत है कि अगस्त का जो फॉरेन ट्रेड है जिसमें लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रेड का जो नंबर है, ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो वरिसम है। अब दिमाग क्या बोलेगा कि वरिसम का मतलब नहीं जानते। वरी का मतलब जानते हो ना, वरी से ही तो वरिसम बना है। अब उसकी हिंदी मत करना, समझने की कोशिश करो। बट कुछ होप है। अब होल्ड का मतलब तुमसे नहीं निकलेगा कि होल्ड का मतलब क्या होता है। और अगर तुम जो होल्ड का मतलब अपने बचपन से पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, अगर ये यहां पे भिड़ाओगे, मीनिंग शब्दों का नहीं होता, मीनिंग वाक्य का होता है। और वाक्य में जो शब्द लगा हुआ है लेकिन कुछ होप है, यहां होल्ड का मतलब होप, सॉरी, होना। अब जरा तुम ये ध्यान रखो कि फॉरेन ट्रेड जो अगस्त का था वो गड़बड़ तो है, लेकिन कुछ आशा है अभी भी। अब जरा देखो, मैं उसको अब पढ़ रहा हूं। तुम पढ़ना शुरू करोगे ना तो याद रखना कि तुम हमेशा पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ना, क्योंकि जब सेंटेंस के अंत में जाओगे ना तो थोड़ा मीनिंग तुमको समझ में आएगा। और अननोन वर्ड आए, रीडिंग के समय में देखो, रीडिंग की हैबिट डेवलप करने में अननोन वर्ड्स बहुत परेशान करते हैं शुरुआती स्टेज में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ट्रांसलेशन का तरीका बैठा हुआ है, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि तुम नहीं जानते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि उन वर्ड्स को तुम मत देखो। सेंटेंस में एक आध वर्ड के अननोन होने से सेंटेंस गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हो तो। और रुकने का जगह कहां होता है, जहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। देखिए यहां पे तुम यहां से बिना रुके यहां तक पढ़ो और मीनिंग को तुम निकालो मत। जो मीनिंग तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है इन शब्दों को देखते हुए, वो मीनिंग सही है। जैसे मैं तुमको पढ़ रहा हूं, India's goods exports shrank for the seventh consecutive time and the ninth time in a year this August, while imports surged to hit the highest level since March this year. Since March, मार्च से इंपोर्ट हाईएस्ट लेवल पे है। तुम सर्ज क्यों पकड़ रहे हो? मार्च से इंपोर्ट बहुत हाईएस्ट लेवल पे है और उल्टा जो एक्सपोर्ट है वो नीचे लेवल पे है। अब वो बता रहा है कैसे कैसे है, देखो तो, सातवीं बार और 11 मंथ्स में 9वीं बार वो नीचे लेवल पे गया है और एक्सपोर्ट हमेशा से हाईएस्ट लेवल पे है। तुम सर्ज का मीनिंग तब टारगेट करो जब तुमको कोई पूछे कि सर्ज का मीनिंग क्या था। मैं यही तुमसे बता रहा हूं कि मीनिंग वाक्य का होता है, मीनिंग शब्दों का नहीं होता। तुम्हें सर्ज को स्किप करना है धीरे से, एज इफ किए है ही नहीं। और मैं बताऊं, अगर इन शब्दों को छोड़ दोगे ना तो तुमको ज्यादा रीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी दिक्कत। अब तुमको याद रखना है कि एक्सपोर्ट नीचे लेवल पे जा रहा और इंपोर्ट हमेशा से मार्च के समय से ही ऊपर लेवल पे है, एट 58.6 बिलियन इनबाउंड शिपमेंट। अभी देखो क्या होगा, इनबाउंड मन बोलेगा कि कुछ जानना है। अब ये क्या कर रहे हो कि तुम सेंटेंस के बीच में रुक के किसी वर्ड को तुम टारगेट कर रहे हो। और ये क्या करेगा, अगर तुम कहीं रोड पे जा रहे हो और तुम्हें एक गड्ढा मिला, आगे का रोड एकदम स्मूथ है, तुम्हें वो गड्ढा याद रहेगा। लेकिन अगर तुम उस रोड पे आगे बढ़े और गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा मिलता जा रहा है, तो तुम पहले वाले गड्ढे को भूल जाओगे कि कितना बड़ा गड्ढा था, कैसा था, क्योंकि तुमको हर कदम पे गड्ढा मिल रहा है। और यही तुम्हारे पढ़ने का दिक्कत होता है। तुम एक जगह सर्च पे रुके, दूसरी जगह इनबाउंड पे रुके, हर सेंटेंस में एक दो वर्ड मिले और हर बार गड्ढा गड्ढा, तो तुम गाड़ी कहां तेज से चला रहे हो?
गाड़ी तेज चलाने के लिए गड्ढों से बचना होगा, गड्ढों को भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई आदमी, तुम यहाँ कभी गाड़ी चलाते हो ना, तो गड्ढों को भर भर के आगे नहीं बढ़ते हो, किनारे होकर निकल जाते हो। और सेंटेंस के बीच में मत रुको, चाहे कोई भी वर्ड आए, ये है ही नहीं वहां पे। और सेंटेंस के बीच में हम क्यों रुके? पूरा अंतिम तक पढ़ेंगे, यहां तक यहां तक तो तुमको अर्थ समझ में आएगा। और देखो क्या लिखा हुआ है, एट 58.6 बिलियन shipments were still 5.2 below last year's level, लास्ट अगस्त लेवल। देख लो, लास्ट अगस्त के लेवल से वो इतना कम है। एक्सपोर्ट फेल बाय रिलेटिवली स्टीप, और एक्सपोर्ट में जो गिरावट आई वो इतना गिरावट आई, लीडिंग टू अ 24.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट, और इतने का ट्रेड डेफिसिट हो गया। बात खत्म हो गई, तुमको सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया। इनबाउंड शिपमेंट का मतलब क्या है, मैं नहीं देखूंगा। तुम्हें एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को पढ़ने का, इतने बड़े जगह पे, इसीलिए कभी हम लोग न्यूज़पेपर को कभी पढ़ नहीं पाते। और दुनिया का हर पढ़ने वाला जो ज्यादा पढ़ता है ना, वो ऐसी चीजों पे अपने आप को फंसने से बचाता है। इसमें मुंडी नहीं घुसाता, क्योंकि तुम पढ़ोगे इतने में ज्यादा ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कम से कम 25 वर्ड मिलेगा, अभी तक तो 2 मिला है। आगे देखो, गुड्स एक्सपोर्ट आर नाउ डाउन इतना, तुम देखते जाओ। अब तुमको पकड़ में आया है, तुम छोड़ दोगे ना तो पकड़ा पकड़ा जाएगा वो। गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो उतना डाउन है, एंड इंपोर्ट इतने से गिरा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट, उसको बोल रहा है कि बाद में पता, विल बी नोन लेटर, बाद में पता चलेगा। बट कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्स्ट्रापोलेशन सजेस्ट, अब बड़ा अच्छा है एक्स्ट्रापोलेशन, फिर एक बहुत बड़ा वाला गड्ढा आया। अगर मैं इसको हटा दूं और बोलूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह सजेस्ट किया है कि दिस इंजन, ये वाला जो पीछे वाला बात हुआ, इंजन हटाओ ना, इंजन को अगर दिक्कत कर रहा है तो ये ट्रेन थोड़ी चल रही है वंदे भारत, हटाओ। दैट हैज बीन रिजिलियंट सो फार, मैं रिजिलियंट भी छोड़ूंगा, टू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, मैं टर्मोइल भी नहीं पकड़ूंगा, इज ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हिट। अब देखो, देखो एक चीज समझना, जब सेंटेंस अंत होने लगता है ना, तो मीनिंग क्लैरिटी आती है। इस सेंटेंस में देखो, एक्स्ट्रापोलेशन, इंजन, रिजिलियंट, टर्मोइल, तुम्हारे पास 4 वर्ड थे, और तुमसे रिक्वायरमेंट है कि ये चारों वर्ड को छोड़ो, और पीछे की बात कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है, इस बात को दिमाग में रखते हुए इसके भाव को समझो, वाक्य के अर्थ को समझो, न कि ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट तो नहीं होगा, 4 सेंटेंस, 4 वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो तुम। और मीनिंग क्या आ रहा है कि सर्विस का एक्सपोर्ट, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि दिस मीन्स, उसके जस्ट पीछे वाला, सर्विस का एक्सपोर्ट इज ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट, सर्विस का एक्सपोर्ट भी हीट फील कर रहा है, मतलब उसका भी एक्सपोर्ट में कमी आ रहा है। मैं एक चीज तुमको बता रहा हूं कि मैंने अभी जो पढ़ा ना, तुमको आसानी से महसूस हो रहा होगा कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। और मैं अभी तुमको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि तुम ये कर सकते हो, बशर्ते जो चीजें तुम्हारे पढ़ने को रोक रही हैं उसको तुम अपने तरफ से हटा सको तो। और रीडिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग बाय द गिवन वर्ड, जो वर्ड दिए हुए हैं ना, उसके आधार पे सोचने को रीडिंग बोला जाता है। पहले की बात को अभी तुम देखो तो, तुमने वहां से लेके यहां तक पढ़ा, और तुम देखो कि कोई भी बात नहीं भूल रहे हो, तुम भूलोगे कैसे?
तुम्हारे पास, तुमने जहां जहां गड्ढा था ना, वहां से किनारे किनारे होके तुम निकले हो, तो फिर भूलोगे कैसे? भूलोगे नहीं तुम, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि तुमने बात समझने की कोशिश की है। अब मैं बहुत बार लोगों लड़कों से देखता हूं, बोलते हैं कि आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का चीज भूलते जाते हैं। तुम पढ़ कहां रहे हो? तुम तो स्ट्रगल कर रहे हो। एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या होगा, ये टर्मोइल का मतलब क्या होगा, रिजिलियंट का मतलब क्या होगा, तुम ये कर रहे हो। और हर बार तुम बोलोगे टर्मोइल का मतलब क्या होगा, तो पीछे में मिला था कौन सा वर्ड, एक्सट्रापोलेशन। उसके पहले कौन सा मिला था, याद ही नहीं है। तो सब, तुम्हारी नजर रीडिंग पे नहीं थी, तुम्हारी नजर अननोन वर्ड्स पे थी, इसीलिए जो तुमने पढ़ा था वो दिमाग में नहीं है। तुम्हारी नजर अगर अननोन वर्ड से हट के रीडिंग पे आ जाए, तुमको सारे थॉट याद रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अब ये नहीं कि क्या नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुमने क्या पढ़ा है। एक, अब ये पूरा का पूरा तुम्हारी जिम्मेवारी में आता है कि तुम यहां से लेके यहां तक पढ़ो शांति से, और ये देखो कि हमारा जो ट्रेड है उसमें गिरावट आ रही है। अब कैसे कैसे सेक्टर होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, एक्सपोर्ट सेक्टर होता है, इंपोर्ट होता है, सर्विस सेक्टर होता है, सब के बारे में बात किया है। लेकिन याद करना, मुझे अभी भी याद है कि शुरुआत में लिखा है, बट देयर इज सम होप, कुछ आशा है। वो आगे बताएगा क्या आशा है। दूसरा, दूसरा आपका आर्टिकल, सॉरी एडिटोरियल, सैंक्शंस फॉर चेंज। नहीं पता है मेरे को, नहीं समझ में आया कि क्या है ये। यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान हैज डन लिटिल टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल। ये पैसेज पिछले वाले से ज्यादा आसान होगा। ईरान के प्रति जो यूएस का पॉलिसी है, उसने लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए हैज डन लिटिल, कुछ नहीं किया है। अब ये पैसेज में भी वही काम करना है, और तुमको वही काम करना है। देखो जरा तुम, देखो एक चीज मैं, एक चीज तुमको बताऊं कि रीडिंग चुकी आदत है, तुम्हें पेशेंस के साथ कुछ दिन मेरे साथ रह के इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और तुम्हें इन पैसेजेस को, आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को सेंटेंस टू सेंटेंस मीनिंग समझने की कोशिश करनी होगी। आज वो जितना मुश्किल लगेगा, कल थोड़ा और उससे आसान होगा, परसों उससे और आसान होगा, धीरे 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 करके वो इजी होता चला जाएगा। पहले दिन हो सकता है क्वेश्चंस बनने में ज्यादा दिक्कत हो, धीरे धीरे क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। और जो लड़के कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी तो रीडिंग की जरूरत पड़ती है ना, वो काम करें इस पे। मैं कर रहा हूं ना, मैं कंटिन्यू करता हूं, जितने दिन हो सकता है कंटिन्यू करूंगा, आपके साथ रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा। आज थियरी बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं हो सकता है कि चारों नहीं पढ़ पाऊं, लेकिन मैं देखता हूं। A year after the death of Mahsa Amini, the 22-year-old Kurdish woman who was arrested by Iran's morality police, ईरान के पुलिस ने उनको उसको अरेस्ट किया था for flouting the country, for allegedly flouting the country's mandatory hijab rules. जरा देखो, फ्लाउटिंग, मैंडेटरी, लेकिन हिजाब रूल्स तो तुमको पता है। उसने हिजाब के नियम को तोड़ा था, तो ईरान के पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब हम अपने मन में क्वेश्चन आने देंगे, व्हाट इज मोरालिटी पुलिस। तुम खोज लेना नेट पे, लेकिन अभी तुम अंग्रेजी डेवलप करने के लिए ना, रीडिंग की हैबिट के लिए कर रहे हो ना। रीडिंग की हैबिट और जीएस एक साथ नहीं बढ़ता। और मैंडेटरी और फ्लाउटिंग को मत पकड़ो, धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगी। फ्लाउटिंग का मतलब नियम कानून को तोड़ने का होता है, समझ में खुद आने लगेगा। वर्ड मीनिंग तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, रीडिंग के थ्रू उसको बाहर निकालो, ना कि रीडिंग वर्ड मीनिंग करके रीडिंग करना। ये उल्टा कंसेप्ट है। ये आश्चर्यजनक है कि हमारे यहां देश में 150-200 सालों से चला आ रहा है।
रीडिंग से वर्ड मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग से रीडिंग नहीं होता, क्योंकि वर्ड मीनिंग कभी खत्म ही नहीं होगा। उसको अरेस्ट किया उन्होंने, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट आंदोलन सीम टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम। जो प्रोटेस्ट है ना, वो खो चुका है अपनी गति। मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो अपनी गति खो चुका है, पहले हो रहा था। बट द थियोक्रेटिक रिजीम, अब वही है, हर बार गड्ढा। अब आज के बाद अननोन वर्ड आए ना, तो मन में आने देना गड्ढा, बचना है, कूदना नहीं है उसमें। और बीच में रुक के क्यों, यहां से यहां तक है ना, देखो बड़ा अच्छा है। बट द थियोक्रेटिक रिजीम रिमेन्स वल्नरेबल टू मोर सच शॉक्स। रिजीम का मतलब शायद जानते होंगे, शासन को ऐसे शॉक्स, ऐसे शॉक उसको मिलेंगे, रिमेन्स सच शॉक्स। आगे बढ़ते हैं। द इस्लामिक रिपब्लिक विच इज स्ट्रगलिंग विथ इकोनॉमिक वोज, ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है मतलब ईरान, वो स्ट्रगल कर रहा है आर्थिक रूप से। वोज मत पकड़ना, ड्यू टू क्रिपलिंग मत पकड़ना, ड्यू टू अमेरिकन सैंक्शंस, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, उसके चलते वो वहां पे आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहा है। वो हैज विटनेस्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट, वहां खूब सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, विथ अ डिमांड फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म का डिमांड हो रहा है, एंड एट टाइम्स रिजीम चेंज, और कभी कभी रिजीम के बदलाव के लिए भी। मतलब इस पैराग्राफ में उस लेडी के डेथ के बाद जो ईरान में विद्रोह हो रहा है, और पैसेज क्या लिखा था कि यूएस का पॉलिसी, आगे बताएगा कि यूएस का ईरान के प्रति पॉलिसी कैसा है और उसका क्या असर पड़ा है। आई होप आप इसको करेंगे। मूव कीजिए, देखिए इसका क्या लिखा हुआ है। नेचुरली शशि थरूर का है, तो शशि थरूर बहुत आसान लिखते नहीं हैं, उनका वो ऐसे ही खूंखार लिखने के लिए बहुत विख्यात हैं। उनका उनका जो ये होगा ना, इसमें आधा डिक्शनरी का वर्ड तो होगा ही होगा। मतलब रोड पे गड्ढा नहीं, गड्ढा में रोड होगा। अब तुम्हारे पे चैलेंज क्या है कि तुम टॉपिक बड़ा जाना पहचाना है। तुम देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल, उसमें उसका टॉपिक लिखा रहता है यहां पे। देखो बीच में कहीं पे, इसके अलावे बीच में कहीं पे टॉपिक लिखा रहता है, और इसको पढ़ लो, तुमको आइडिया लगेगा। ये हेडलाइन की तरह ही है, अगर हेडलाइन समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको ही पढ़ लेना। ये आर्टिकल के साथ है, एडिटोरियल में भी एक छोटा सा लाइन दिया रहता है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी कैन बी सेव्ड, पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट एंड अपोजिशन कम टुगेदर ऑन बेसिक मैटर्स, अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों साथ में आ जाए आधारभूत मैटर्स पे। प्रैक्टिसेस इन द हाउस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर कुड ऑफर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा? वेस्ट मिनिस्टर्स हाउसेज। अब ये कौन है तुमको आर्टिकल से पता चलेगा, पहले से पता होगा तो ठीक है। मतलब ये कि वो इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहा है और ऑपोजिशन और बीजेपी गवर्नमेंट की बात हो रही है। इनके बीच में क्या समस्या चल रही है, क्या हो रहा है, ये तुम्हारा आर्टिकल था। ये टॉपिक बहुत जाना पहचाना है, हाँ, बट शशि थरूर का लिखा हुआ है तो तुम्हारे को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बट वो तुम्हारा गड्ढा वाला आदत को छुड़वाने के लिए, वर्ड का मीनिंग पकड़ने के लिए नहीं। शशि थरूर एक चलते फिरते डिक्शनरी हैं, उनके मीनिंग को पकड़ने के लिए नहीं, वर्ड्स को छोड़ने का ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। और मैं इसको नहीं पढ़ूंगा एक खास कारण से, एक खास कारण से इसको मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। दो कारण ये है, दो कारण है, मैं बता दे रहा हूं तो तुम्हारे साथ साथ में जाएगा। पहला ये कि टॉपिक बहुत जाना पहचाना है, ऑपोजिशन और बीजेपी में मारामारी हो रहा है। और दूसरा ये
कि दोनों कंप्रीहेंशन जो आपको मैं दे रहा हूं वो दोनों इसी से बने हुए हैं। आप देख लेना, एक शुरुआत वाले से है और एक इधर से कहीं से है। अगर आपने ठीक से पढ़ा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही बनेंगे। इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं। देखो, तुम्हारे को अगर ये मन कर रहा है या मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ूं, तो ये बड़ा गड़बड़ है। तुम अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मैं गाड़ी चलाऊं तो तुमको चलाने आएगा, बड़ा अजीबोगरीब कंसेप्ट है। मैंने शुरुआत में थियरी बताया, मैं जिस आर्टिकल से क्वेश्चन बनाऊंगा वो आर्टिकल मैं टच नहीं करूंगा, तुमको टॉपिक बता दूंगा, तुम उसको पढ़ो। क्वेश्चंस को सही करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का सही होना एक बहुत बेसिक चीज है इस बात पे कि तुमको ये समझ में कितना आया है। अगर ठीक से समझ में आया है, क्वेश्चन तुम बना लोगे तुम। और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं कल करूंगा, और करने के बीच में इसको तो पूरा पढ़ना ही है, पूरा पढ़ना ही है हमको। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया इज एट अ पिवोटल मोमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी। देखो इंटरेस्टिंग, उसने बता दिया कि इंडिया का हेल्थ केयर में वो किस मोमेंट पे है। और जरा मैं टॉपिक देखूं, री इमेजिनेशन, जाना पहचाना वर्ड इमेजिनेशन से बना है, ऑफ इट्स हेल्थ केयर मॉडल can lead the country to becoming a powerhouse in AI driven healthcare solutions. इंडिया पावर हाउस हो सकता है हेल्थ केयर सॉल्यूशन में, एआई ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड अ लीडर इन कॉम्बैटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे डिजीज जो छुआछूत से नहीं फैलते, उनमें ये इंडिया लीडर बन सकता है, और वो एक ऐसे जगह पे खड़ा है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब जरा सोचिए, लिखने वाला आदमी अनपढ़ थोड़ा ही होता है। देखो, ये चेयरमैन और फाउंडर हैं अपोलो हॉस्पिटल के, अपोलो का पूरा चेन जो कंट्री में है। अब ये पढ़ा लिखे आदमी होंगे, ये विदेश से भी पढ़ के आए होंगे। अब इनके सेंटेंसेज, इनकी वोकेबलरी को, अच्छा मुझे न्यूटन से बात करनी हो तो अपना लेवल न्यूटन के ऊपर ऊपर ले जाना है, या न्यूटन को खींच के लाना है अपने लेवल पे। तुमको न्यूटन के लेवल पे जाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, शायद न जा पाओ, और खींच के लाना है तो आज भी सही है। वही तो थियरी है कि तुम इस चीज को कितने आसानी से समझ रहे हो। देखो जरा, इन द लास्ट फ्यू इयर्स इंडिया हैज स्टेडली बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर वेरियस क्रिटिकल इश्यूज। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हो गया है महत्वपूर्ण मुद्दों पर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस रेस हो। इंडिया इज एट द फोर फ्रंट, इंडिया एकदम फ्रंट पे है, एंड इवन लीडिंग द चेंज, और यहां तक कि वो लीड भी कर रहा है। दिस हैज नेवर बीन मोर apparent recently when India became the first country। अब आप जानते हो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि मोर apparent recently का मतलब क्या होता है। भाई तुमको सेंटेंस का मीनिंग समझना है, और when के बाद का सेंटेंस आराम समझ में आ रहा है। When India became the first country to successfully land a mission near south pole of the moon, सोचो जरा, आराम समझ में आ गया, लेकिन बीच में रुक के हम अपना बाजा बजाने लगे कि क्या उसका मीनिंग होता है। और देख रहा है ना कि इंडिया इंडिया पूरे एरियाज में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, टॉपिक था इंडिया हेल्थ केयर में कहां जाएगा। और आप देखिए, ये टॉपिक भी जाना पहचाना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एज टैक्स, अब वो एज टैक्स क्या लिखा है तो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। अब उस इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने अपने हिसाब से कुछ वर्ड बनाया है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज हार्टनिंग टू विटनेस। अब दिमाग यही बोला कि हार्टनिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई,
सेंटेंस को अभी अंतिम तक ले जाओ। यहां पे देखो, ये भी फुल स्टॉप के बराबर ही होता है। अगर कभी ऐसा लगे ना तो ये भी फुल स्टॉप ही है। सो तुम्हारा सेंटेंस यहां से यहां तक था। अ न्यू इंडिया इमर्जिंग, एन इंडिया दैट इज एम्बिशियस। एक नया इंडिया पैदा हो रहा है, एम्बिशन उसमें भरा हुआ है। एन इंडिया दैट बिलीव्स इन इट्स डेस्टिनी टू बी ग्लोबल लीडर, जो बिलीव करता है कि हमको ग्लोबल लीडर बनना है। एन इंडिया दैट इज गाइडेड बाय द हेरिटेज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, हेरिटेज नहीं, दैट इज गाइडेड बाय एंशिएंट सिविलाइजेशन, बट फ्यूल्ड बाय, उसमें एनर्जी भरा हुआ है। फ्यूल्ड मत चक्कर में पड़ो कि उसमें इंडिया में पेट्रोल भरा हुआ है। इंडिया में एनर्जी है, पैशन है, एम्बिशन है। किसका? उसके नौजवानों का। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है बट। अभी आज मैं हाउ टू रीड पढ़ा रहा हूं, आगे में मैं पढ़ने की इंट्रिकेसी बताऊंगा। हाउएवर का बट होता है, दिस इज ऑल्सो द सेम इंडिया दैट इज वर्ल्ड्स डायबिटीज कैपिटल। ये वही इंडिया है जो दुनिया का डायबिटीज का कैपिटल हो गया है। ऑल्सो मिलियंस हैव हाइपरटेंशन, हाई बीपी, एंड इट्स यूथ आर सकम्बिंग टू, सकम्ब छोड़ो, देखो आगे आ जाएगा, यूथ आर हार्ट अटैक, कैंसर, रेस्पिरेटरी इश्यूज, डिप्रेशन एंड मोर। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने एक क्लास, एक बार मैंने पढ़ के दिखाया, और अगर आप मेरी बात को अभी सुन रहे हो तो एक रिएक्शन तुमको आ रहा होगा कि पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, वर्ड्स मुश्किल हो सकते हैं, और यह है हकीकत। पढ़ना इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, तुम आराम से पढ़ सकते हो, और जितना पढ़ोगे ना उतना तुम्हारे को हैंडल करने आएगा। देखो, रीडिंग और मोटरसाइकिल चलाना सीखना एक तरह का है, जितना चलाओगे उतना तुमको आइडिया लगेगा। तुम थियरी खोज रहे हो कि कुछ सिद्धांत पता चल जाए कैसे पढ़ते हैं। मैंने मोटरसाइकिल चला के दिखाया, आसान तरीके से बताया, तुमको ये नहीं बोला कि तुमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, तुमको ये छोड़ना होगा, ये छोड़ना होगा, ये छोड़ना होगा। और छोड़ना मुश्किल नहीं है, सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर बुरी आदत है ना तो छूटेगी नहीं। और ये वर्ड मीनिंग खिलवाना तुमसे 10 साल 12 साल से कराया जा रहा है, तो अनडाउटेडली तुमको वर्ड पकड़ाएगा। लेकिन पकड़ाएगा ना तो मेरे मेरे एक शब्द याद रखना, गड्ढा। बचो उससे, कूदो मत उसमें। आप पढ़ो। इसी आर्टिकल के साथ कुछ क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, शशि थरूर वाले से मैंने दो दो क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि तुमने ठीक से पढ़ा, ठीक से समझा, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। मैं चेक तो करूंगा ना, तुम भी चेक करो, आंसर्स मैच करेंगे, तुमको भी बहुत मजा आएगा, एंड अनडाउटेडली मुझे भी मजा आएगा। एक और चीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हो, कम से कम एक सपोर्ट तो तुम मेरे को कर सकते हो। मेरा ये अप्रोच कैसा है, मैं इसको एज इट इज कंटिन्यू करूं, क्योंकि अगले बार से मैं आर्टिकल ज्यादा पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा पढ़ूंगा, स्पीड थोड़ा बढ़ा के मैं करूं। एक थोड़ा सा मोरल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, जिम्मेवारी, मैं ऐसे कंटिन्यू करूं। अप्रोच कैसा लगा, पढ़े आप नहीं, या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ने के समय में आसानी कुछ महसूस हुई, अपने कमेंट्स जरूर करना, जरूर। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो कुछ जिम्मेवारियां आपकी बनती हैं। अगर आपके इंग्लिश को डेवलप करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं तो प्लीज आप भी एक कमेंट तो, और कुछ नहीं तो जय श्री राम लिख देना ना। अगर दिक्कत लगे तो जय श्री राम लिख देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं पर्सनली और अच्छा लगता है। सी यू देन, थैंक यू, मिलते हैं कल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो नाइस ऑफ यू।